Assalamu alaikum. I am Tanzila Khanam and this is Psychology Basics Intermediate Lectures of Psychology. प्रीवियस वीडियो में हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और उसकी जो डिफरेंट डिवीजन्स हैं उसको डिटेल में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हम नर्वस सिस्टम का हमारा ये जो चैप्टर है इसका टॉपिक ही है नर्वस सिस्टम एंड बिहेवियर, यानी हमारा जितना वॉलंटरी या इनवॉलंटरी बिहेवियर है ह्यूमंस का वो सारा रिलेटेड है हमारे नर्वस सिस्टम के साथ। तो उस सिलसिले में हमने पहले भी मैंने ये बात की थी कि नर्वस सिस्टम सारा जो है वो एक कोऑर्डिनेटेड अंदाज में काम करता है। हम किसी भी पार्ट को दूसरे से अलग नहीं कर सकते क्योंकि इन सब की फंक्शनिंग एक कोऑपरेशन के साथ, एक कोऑर्डिनेशन के साथ चल रही होती है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ स्टडी हमने ये देखना होता है कि हर जो पार्ट है ब्रेन का या स्पाइनल कॉर्ड का या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का या सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, उसके कुछ स्ट्रक्चर के बारे में हमने अलग से पढ़ना होता है और थोड़ा सा हमने ये देखना होता है कि उसका मेन फंक्शन क्या है। अदरवाइज़ ये सारी जो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग है, जिससे बिहेवियर जन्म ले रहा होता है या जिससे हमारा पूरा बॉडी का हर सिस्टम चल रहा होता है, ये सारा मिलजुल के काम करते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो मेन पार्ट्स हैं। एक है ब्रेन या हमारा दिमाग और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे कि इनकी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ब्रेन के जितने पार्ट्स इसमें शामिल हैं और स्पाइनल कॉर्ड जो है इनका स्ट्रक्चर क्या है और इसकी फंक्शनिंग क्या है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम ब्रीफली CNS कहते हैं, इसके लिए इसको ज़रा पढ़ना और प्रोनाउंस करना आसान हो जाता है। तो इसके मेन फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहले रेगुलेट करना। सबसे पहले जो इसका फंक्शन आता है कि टू रेगुलेट, टू ऑर्गेनाइज एंड टू कोऑर्डिनेट। और ये सब चीज़ें वो किसको रेगुलेट कर रहा है, किसको कोऑर्डिनेट कर रहा है? हमारे वॉलंटरी बिहेवियर को। वो अपने हमारे अमाल या हमारे वो अफ़ाल या हमारे वो बिहेवियर्स जो कि हमारे वो एक्शन जिनको हम वॉलंटरीली परफॉर्म कर रहे हैं, उन सबको CNS जो है वो उसका मेन फंक्शन है उनको रेगुलेट करना, उनको ऑर्गेनाइज करना और उनको कोऑर्डिनेट करना। तो हमारे CNS का जो पहला हिस्सा है जो या मेन पार्ट है वो है ब्रेन। तो हम ये देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन जो है उसको हम साथ साथ स्टडी करेंगे कि इसकी साख्त किस तरह से होती है, ये दिखाई देने में कैसा है, इसके कौन कौन से हिस्से हैं और ये फंक्शंस क्या परफॉर्म करता है। सबसे पहले आप ये देखें कि जो आपको ब्रेन की जो एक शक्ल नज़र आ रही है ये ऐसे है जैसे एक वॉलनट होता है, एक अखरोट की तरह। ऊपर से आपको इसकी जो ज़ाहरी शक्ल है वो एक अखरोट की तरह से आपको नज़र आती है। और ये क्या है कि ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स है जो कि हमारी बॉडी के तमाम सिस्टम्स को और तमाम फंक्शंस को जो है वो कंट्रोल कर रहा है। एवरेज वेट जो ह्यूमन ब्रेन का है वो अगर हम देखें तो एक अडल्ट में जो एवरेज वेट है उसका 1400 ग्राम्स। और अगर हम मेल्स और फीमेल्स में देखें तो मेल्स में इसका जो वेट है अगर आउंसेस में देखें तो 46 आउंसेस और फीमेल्स में 44 आउंसेस। अच्छा, इसके अंदर जो है वो सारा हम ये देखें कि न्यूरॉन्स, आपने जैसे हमारी जो नर्वस सिस्टम की पहली वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं नर्वस सिस्टम के वो न्यूरॉन्स होते हैं। जिस तरह घर जो है वो ईंटों से बनता है, इस तरह हमारा जो नर्वस सिस्टम है न्यूरॉन से बनता है। न्यूरॉन के साथ साथ इसके अंदर कुछ और सेल्स भी पाए जाते हैं जिनको हम ग्लिया सेल्स कहते हैं। ग्लिया या ग्लियल सेल्स, दोनों तरह से आप इसको बोल सकते हैं, ग्लिया या ग्लियल सेल्स। तो न्यूरॉन्स के अलावा जो दूसरी चीज़ इसको बनाने में काम करती है वो के वो ग्लिया सेल्स हैं और इसमें मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। हमने उसमें ये भी पढ़ा था कि न्यूरॉन्स दो तीन तरह के होते हैं। तो एक सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, अगर हम दोबारा उसको थोड़ा सा रिवाइज करें तो सेंसरी न्यूरॉन्स कौन से होते हैं? जो कि
ब्रेन पे आगे एंड होते हैं, और ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से जो है वो आपको आपकी स्टिमुलेशन और आपके जो सेंसरी एक्सपीरियंसेस हैं डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए लेके ब्रेन तक जाते हैं। आपकी जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे मैसेजेस लेके जाएंगे ये ब्रेन तक, सेंस ऑर्गन्स टू ब्रेन। और उसके बाद जो दूसरी टाइप है इनकी मेन, वो है मोटर न्यूरॉन्स, जो कि क्या करते हैं, ब्रेन से कमांड्स लेते हैं और उसके बाद उनको डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन्स तक, रेलिवेंट सेंस ऑर्गन्स तक पहुंचा देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर जो है वो आपको कोई फूल प्यारा लग रहा है और आप उसको आपको आपका दिल चाह रहा है कि आप उसको तोड़ें, उसकी खुशबू आपको अच्छी लग रही है, तो ये खुशबू आपकी गई ब्रेन तक, और वहाँ पे ब्रेन ने, और आपकी हुई ये ख्वाहिश कि भाई मैं उसको तोड़ना चाहूँ, तो ब्रेन ने मोटर न्यूरॉन के ज़रिए ऑर्डर दिया और आपने अपना हाथ आगे किया और आपने उस फूल को तोड़ लिया। तो ये पूरा एक जो है वो साइकिल चला, पूरा आपका एक बिहेवियर जो है वो फॉर्म हुआ। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है कि ब्रेन के अंदर हम ये देखते हैं कि ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो दो तरह के मैटर से मिलकर बना है, कि दो तरह के जो मैटर्स हैं वो पाए जाते हैं ब्रेन में, जो कि उसकी स्ट्रक्चर में हमें नज़र आते हैं। एक है वाइट मैटर और दूसरा है ग्रे मैटर। आपने एक चीज़ का इसमें बार बार जो मैं बात करती हूँ, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये दोनों मैटर्स जो हैं, ये पूरा हमारा जो ब्रेन है वो किससे मिलके बना है, न्यूरॉन से और ग्लिया सेल से। तो न्यूरॉन्स को हमने पढ़ा था, तो उसको थोड़ा सा हम रिमाइंड करते हैं कि न्यूरॉन के 3 हिस्से होते हैं, एक्सॉन, डेंड्राइट और सेल बॉडी। अब हमने ये देखना है कि वाइट मैटर में भी और ग्रे मैटर में भी न्यूरॉन्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये अब हमें पता ये चलाना है कि न्यूरॉन्स की कौन सी चीज़ जो है वो वाइट मैटर में शामिल है और कौन सी जो चीज़ है वो ग्रे मैटर में शामिल है। तो वाइट मैटर में हम देखते हैं कि इसमें जो न्यूरॉन के एक्सॉन्स हैं ना, वो मिलके वाइट मैटर बनाते हैं। और ये एक्सॉन्स कौन से होते हैं, ये माइलियन शीथ से कवर्ड होते हैं। हमने, आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि जो माइलियन शीथ है उसका काम ये है कि जौन से एक्सॉन माइलियनेटेड होते हैं या माइलियन शीथ से कवर होते हैं, उनके अंदर जो न्यूरल इम्पल्स है या नर्व इम्पल्स है या जो मैसेजेस हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है उन एक्सॉन्स की निस्बत जिनमें माइलियन शीथ नहीं होती। ठीक है। तो ये जो है वो ब्रेन और बॉडी के दरमियान अपनी माइलियन शीथ की वजह से वाइट मैटर में जो एक्सॉन्स हैं वो उसकी कम्युनिकेशन को जो है वो बढ़ा देते हैं। दूसरा है ग्रे मैटर। अब जाहिर है यहाँ पे एक्सॉन्स इसके अंदर आ गए, तो यहाँ पे ग्रे मैटर में क्या बचा, इसमें आगे डेंड्राइट्स और सेल बॉडीज। क्योंकि बार बार मैं आपको बता रही हूँ न्यूरॉन से मिलके बना है ना ये सब कुछ, तो इसमें डेंड्राइट्स आएंगे और सेल बॉडीज आएंगी और ये नॉन माइलिनेटेड है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि और ये दोनों जो पार्ट्स हैं, डेंड्राइट्स और सेल बॉडी, ये दोनों जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेंसरी प्रोसेस के लिए, स्पेशली सेल बॉडी, क्योंकि सेल बॉडी के अंदर जो है वो न्यूक्लियस होता है जो कि चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारा जो ब्रेन है, अगर हम ये देखें कि हमारे ब्रेन की अगर हम फंक्शंस की बात करें, तो हमारा ब्रेन के बारे में हम कहा क्या ये कह सकते हैं कि ब्रेन इज़ द सीट ऑफ ऑल सेंसेस, कि हमारी जो तमाम सेंसेस, हमारी देखने की, सुनने की, सूंघने की, चखने की, जितनी भी हमारी जो सेंसेस हैं उन सब की जो सीट है वो ब्रेन है। ठीक है। और जो तमाम सेंसरी एक्टिविटीज़ या सेंसरी एबिलिटीज़ हैं, जैसे हमारी मेमोरी है, सेंसरी एबिलिटी जो हमारी एक हमें नज़र आती हैं, जिनसे हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और ज़िंदगी के मुख्तलिफ काम करते हैं, जैसे कि मेमोरी हमारी, उसके अलावा इमेजिनेशन, ये सारी वो चीज़ें जिसके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी के डिफरेंट जो है वो टास्क जो है वो सारा अंजाम दे रहे होते हैं। उसके अलावा क्रिएटिविटी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन सब की एबिलिटीज़ जो हैं ये सारी, इनकी सीट ब्रेन है। ब्रेन में इन सब के जो है वो समझ लें कि इनके मराकज़ या इनके जो सेंटर्स हैं वो ब्रेन में पाए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं ब्रेन के, वो कौन कौन से हैं। ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं कि इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ ब्रेन।
कुछ आपके सिलेबस में उनको थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है कौन कौन से जो है वो। उसके अलावा इसके डिफरेंट पार्ट्स के हम वन बाय वन अलग अलग भी पढ़ेंगे। इट इज़ अ सीट ऑफ इंटेलिजेंस, कि जो हमारी जितनी जहानत है वो सारी हमारी ब्रेन की मरहून मिन्नत है। हम कहते हैं ना कि ये इस इंसान का जहन बड़ा तेज़ है, यानी ये इंसान ज़हीन है, इंटेलिजेंट है। तो इसलिए ब्रेन का जो एक बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि ये सीट ऑफ इंटेलिजेंस है। दूसरे नंबर पे ये आता है कि ये जो तमाम हमारी जो 5 सेंसेस हैं उससे जितनी भी इंफॉर्मेशन लेता है उसको इंटरप्रेट करता है। जो ऑल 5 सेंसेस हैं उसके ज़रिए जितनी इंफॉर्मेशन या जितने सेंसिटिव एक्सपीरियंसेस या जितनी सेंसेशंस आ रही हैं उन सबको ये इंटरप्रेट करता है। फिर उसके अलावा ये क्या करता है, बॉडी मूवमेंट्स स्टार्ट करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सेंसरी न्यूरॉन जो है वो मैसेज लेके जाता है और उसके जवाब में मोटर न्यूरॉन जो है वो कमांड लेके जाता है और बॉडी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होती है। फिर उसके अलावा ये क्या है कि इट कंट्रोल्स बिहेवियर, ये बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है। ये हमारा जो चैप्टर है उसका टॉपिक भी यही है कि नर्वस सिस्टम एंड बिहेवियर। और शुरू में आपने बात की कि ये रेगुलेट करता है हमारे वॉलंटरी बिहेवियर को। फिर क्या है कि ये हमें जो है एनेबल करता है कि हम सोचें, हम जो है वो डिसीजंस मेकिंग हमारी जो है हमारी जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमारी जो है इमोशन रेगुलेशन, ये सारी जो चीज़ें हैं इसके ज़रिए से हमें enable us to think, decide and regulate emotions। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारा जो ब्रेन है इस चीज़ में हमें हेल्प कर रहा होता है। तो ये तमाम जो एक्शंस हैं, ये तमाम हमने जो उसकी इम्पोर्टेंट फंक्शंस पढ़े, ये सारे के सारे अब किस तरह से जो है वो अमल में आ रहे हैं या क्या प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम ये सारी चीज़ें, हम डिसीजन मेकिंग भी कर रहे हैं, बिहेवियर को भी ये हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, बॉडी मूवमेंट्स को भी कंट्रोल कर रहा है। तो उसका उन्होंने बताया है कि ये वाला जो पूरा प्रोसेस है इसकी 6 स्टेजेस होती हैं और इन 6 स्टेजेस में ये पूरे प्रोसेस जो प्रोसीजर हैं ये कंप्लीट हो रहे होते हैं। अब वो कौन सी हैं, हम उनको वन बाय वन देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये होता है कि ब्रेन जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेजेस जो है वो सेंसिटिव न्यूरॉन्स के ज़रिए रिसीव करता है। कोई भी किसी भी सेंसरी ऑर्गन के थ्रू वो देख रहा है या सुन रहा है या कुछ चीज़ टच कर रहा है या कुछ खा रहा है। अब क्या करता है, फिर उसके बाद अगला स्टेप जो है वो इन मैसेजेस को इंटरप्रेट करता है। फिर उसके बाद वो ये देखता है, ये डिसाइड करता है कि कौन सा रिस्पांस देना चाहिए, कौन सा रिस्पांस जो है वो एक्यूरेट है इस सिचुएशन के अंदर। फिर उसके बाद उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वो कमांड्स देता है। और 5वें स्टेप में ये कमांड जो है ये कैरी की जाती हैं ऑर्गन्स और ग्लैंड्स की तरफ। ठीक है, और फिर मसल्स और ग्लैंड जो है वो इन कमांड्स को ओबे करते हैं। तो इस तरह से इन 6 स्टेप्स के अंदर ये पूरा जो हमने ऊपर पढ़ा कि किस तरह से डिसीजन मेकिंग और ये सारी एबिलिटीज़, इंटेलिजेंस की एबिलिटी और बॉडी मूवमेंट्स और ये सब चीज़ें जो हैं वो इस तरह से जो है वो अमल में आती हैं। अब हमने इसके जो है वो इम्पोर्टेंट फंक्शंस पढ़ लिए। अब हम ये देखते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन जो है वो कौन कौन से हैं। पार्ट्स जो है वो ब्रेन के काफ़ी हैं, इसको काफ़ी तरीक़ों के साथ डिवाइड किया जाता है स्टडी के लिए। आपके सिलेबस में जो इस वक्त इंक्लूडेड हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन, वो 3 जो है वो मेन पार्ट हैं जिनको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। एक है सेरिब्रम, दूसरा है सेरिबेलम और थर्ड वन इज़ मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब हम उनको बारी बारी फिगर्स की मदद से और डायग्राम की मदद से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये ब्रेन का जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है सेरिब्रम। इसको हम जो है वो बड़ा दिमाग भी कहते हैं। ठीक है, और ये सबसे जो है वो सिग्निफिकेंट पार्ट है ब्रेन का। क्यों? क्योंकि ये हायर मेंटल फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। हायर मेंटल फंक्शनिंग में क्या क्या आ जाता है हमारी, अभी जो मैंने सारी बात की
हमारी डिसीजन मेकिंग, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी लैंग्वेज, हमारी कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें जो कि इंसान को दूसरी स्पीशीज़ से और दूसरे एनिमल से डिफरेंशिएट करती हैं और उससे बेहतर बनाती हैं या अशरफुल मखलूक़ात बनाती हैं, वो सारी जो चीज़ें और सारी एबिलिटीज़ हैं मेंटल, वो यहाँ पे सेरिब्रम जो है उनको कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अंदर आप ये देखें कि ये डिफरेंट किस्म की ये रिंकल्स आपको नज़र आ रही हैं, जैसे झुर्रियाँ सी पड़ी हुई और ये सारी, और कन्वोल्यूशन है कि ये आपस यूँ इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा होके और यूँ रोल होके इस तरह से आपस में इसको अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया है कि ये एक ही जगह, इनको अगर सीधा किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा एरिया जो है वो कवर कर लेंगे वाली कन्वोल्यूशंस। तो इससे जो है वो इन कन्वोल्यूशंस की वजह से, या जो इसके ऊपर ये जो झुर्रियाँ सी हैं या जो ये इकट्ठा किया हुआ है, इसकी वजह से इसके अंदर लेयर्स आती हैं। और इन लेयर्स को कहा जाता है कि ये जो लेयर्स हैं ये एसोसिएटेड हैं इंटेलिजेंस के साथ। और ये कहा जाता है कि जो ह्यूमन बीइंग है उसका सेरिब्रम जो है वो बहुत ज़्यादा, उसके अंदर लेयर्स ज़्यादा पाई जाती हैं, इसलिए वो इंटेलिजेंस भी है दूसरी सारी जो स्पीशीज़ दुनिया में अल्लाह ताला ने पैदा की हुई हैं। तो इन अपनी लेयर्स की ज़्यादती की वजह से जो है वो ह्यूमन ब्रेन जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड है और जो है उसके अंदर इंटेलिजेंस ज़्यादा पाई जाती है। और इसी वजह से जो है वो इंसान को दूसरे जानवरों पे के से यूनिक कहा जाता है और उनसे सुपीरियर कहा जाता है। बहुत से जो है वो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इन लेयर्स का जो मकसद है वो ये है कि आपको जैसे मैंने पहले बताया कि ये ग्रे मैटर और वाइट मैटर से मिलकर बनाया और सारे ये न्यूरॉन्स हैं। तो वो कहते हैं कि एक लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स और न्यूरल सेंटर जो है उसको अकोमोडेट करने के लिए कि क्या किया जा सके कि जो बहुत से जो है वो न्यूरॉन्स हैं या न्यूरो सेंटर्स हैं, उनको न्यूरल सेंटर्स को अकोमोडेट करने के लिए इसको इस तरह से शक्ल दी हुई है, ताकि जो है एक ही जगह पे बहुत सारी जो है वो मेंटल एबिलिटीज़ को इकट्ठा किया जा सके। तो क्योंकि इंसान ने बहुत से कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस जो कि हायर मेंटल फंक्शंस है वो उसने परफॉर्म करने होते हैं, तो इस वजह से जो है अल्लाह ताला ने उसके ब्रेन को इस तरह की शक्ल दी हुई है। अब हम ये देखते हैं कि ये देखें, ये जो हमारा सेरिब्रम है, ये जिसको आप कह रहे हैं कि ये बड़ा दिमाग भी इसको कहते हैं या बिग ब्रेन कहते हैं, तो इसके टू हाफ्स में ये डिवाइड होता है। जैसे मैंने पहले आपको ऊपर भी दिखाया ना कि ये देखें, ये जो है ये देखें, ये आपका ये टू हाफ्स में डिवाइडेड है। तो इस तरह से ये टू हाफ्स में डिवाइडेड है। जो एक है, एक साइड को कहते हैं राइट हेमिस्फेयर और दूसरी साइड जो है वो आपकी कहलाती है लेफ्ट हेमिस्फेयर। ये देखें, ये आपका राइट हेमिस्फेयर है और ये आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर है। अब ये जो है जो दोनों हेमिस्फेयर्स हैं, ये आपस में एक बहुत बारीक नर्व जो फाइबर हैं उनके बंडल्स के साथ जुड़े होते हैं। ये इसको आपको उन्होंने थोड़ा सा खोल के दिखाया है। ये अंदर देखें, बिल्कुल इतना छोटा सा रास्ता है और इसके अंदर से उन्होंने ये देखें यहाँ से थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन करके दिखाया है कि ये कॉर्पस क्लोसम है। ये बेसिकली बंडल ऑफ नर्व्स है कि जो है, और इसका फंक्शन ये है कि एक साइड से जो मैसेजेस हैं वो ट्रांसमिट करें, एक जो है वो हेमिस्फेयर से दूसरे हेमिस्फेयर से, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस, ठीक है। वो इस कॉर्पस क्लोसम का काम है जिसने इनको आपस में दोनों को जोड़ा हुआ है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि जो हेमिस्फेयर्स हैं ये दोनों जो है वो बॉडीली एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, लेकिन इनका हम ये देखते हैं कि जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है वो क्या कंट्रोल करता है, वो राइट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है। ऑपोजिट जो बॉडी की फंक्शंस हैं, ऑपोजिट बॉडी साइड्स के उसको ये राइट साइड फंक्शन को करता है, और ये जो राइट हेमिस्फेयर है ये आपकी बॉडी के लेफ्ट साइड फंक्शंस को कंट्रोल करता है, यानी ये ऑपोजिट अंदाज में काम करते हैं। और यही इनकी एक ख़ास बात है, ठीक है। अच्छा, इनका जो दोनों जो हेमिस्फेयर्स हैं इनका आपस में इनके जो फंक्शंस हैं वो भी एक दूसरे से डिफरेंट हैं। और वो इस तरह से कि जो राइट हेमिस्फेयर है वो किस चीज़ को कंट्रोल करता है, ये हम देखते हैं। क्रिएटिविटी जो है, हम देखा है ना कि बहुत से लोग जो है वो जो क्रिएटिव आर्टिस्ट या इस तरह के काम करते हैं उनका राइट हेमिस्फेयर जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फिर उसके बाद आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ जो है उसके अंदर उनको ये कंट्रोल कर रहा होता है, आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ को।
अच्छा, म्यूजिकल स्किल्स हैं, मैथमेटिकल एबिलिटी है, वो जो है वो ये कर रहा है। और जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है उसका क्या काम है? उसका काम इससे डिफरेंट है। वो किस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है? वो हम देखते हैं कि स्पीच, जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है वो रिस्पॉन्सिबल है स्पीच के लिए, कंप्रीहेंशन के लिए और राइटिंग के लिए। तो इस तरह से दोनों जो हेमिस्फेयर्स हैं साइड बाय साइड जो है वो काम कर रहे होते हैं, और दोनों डिफरेंट किस्म की एबिलिटीज़ और डिफरेंट किस्म की स्किल्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी डिफरेंट डिफरेंट होती है। अब हम देखते हैं कि जो सेरिब्रम है वो उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। हमारा जो सेरिब्रम है उसका हर हेमिस्फेयर जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। उसमें सबसे पहली है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब जो है वो ब्रेन के सबसे आगे वाले हिस्से में, जिसको हम कहते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंटल लोब की। ये जैसे आप देख रहे हैं कि एंटीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन जो है सबसे अगला हिस्सा, उसमें ये पाई जाती है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये फ्रंटल, ये ब्रेन का जो हमारा सबसे आगे वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे फ्रंटल लोब है। और इसका जो काम है, इसमें मोटर एरिया जो है वो इसके अंदर मौजूद है, जो जहाँ पे इसका जो फंक्शन है, ये जिसको कंट्रोल ये कर रही है, मोटर एरिया को कंट्रोल कर रही है। और इसके साथ साथ जो हमारे तमाम हायर मेंटल फंक्शंस हैं, जैसे मैंने अभी आपको बार बार बात की कि जो हमारे हायर मेंटल फंक्शंस हैं, जैसे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, हमारी डिसीजन मेकिंग है, हमारी इंटेलिजेंस है, हमारी लैंग्वेज है, तो ये सारे जो हैं उसके लिए फ्रंटल लोब जो है वो, और ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होती है इंसानों के अंदर तमाम स्पीशीज़ से। और इसके लिए भी, और बच्चों में भी ये उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई होती है, तकरीबन अर्ली 20s में जाके इसकी जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट होती है। इसलिए हम कहते हैं ना कि जो बच्चे हैं वो भी जहनी तौर पे इतने मैच्योर नहीं होते कि वो अपने डिसीजंस उस तरह से ले सकें जिस तरह से बड़े उनके लिए डिसीजन लेते हैं। उसकी रीज़न ये है कि उनकी जो फ्रंटल लोब है वो अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई थी। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी लोब है वो है पैराइटल। ये आप देख रहे हैं तस्वीर में, आपको पता चल रहा है कि ये जो फ्रंटल लोब है उसके पीछे हमारी पैराइटल लोब आती है। अच्छा, ये क्या है? इसमें सेंसरी एरियाज हमारे जो हैं वो मौजूद हैं। सेंसरी एरियाज हमारी बॉडी के पूरे, जिनको ये कंट्रोल कर रही है। अच्छा, और जैसे इसकी मिसाल में हम ये देख लेते हैं कि जैसे टच है, पेन है, हमारी जितनी सेंसेशंस हैं, टच है, पेन है, टेम्परेचर है, ये सारी चीज़ें पैराइटल लोब के ज़रिए कंट्रोल हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब तीसरे नंबर पे हमारी आ जाती है टेम्पोरल लोब। ये हमारी टेम्पोरल लोब है, जो कि हमारे हम देख रहे हैं कि ये कहाँ पे मौजूद है, हमारी फ्रंटल लोब के नीचे वाले हिस्से में, उसके पीछे टेम्पोरल लोब। इट इज़ लोकेटेड बिहाइंड द फ्रंटल लोब। और इसमें क्या है, ये किस चीज़ को की रिस्पॉन्सिबल है, या किस चीज़ को ये कंट्रोल कर रही है? हेयरिंग, स्मेल और टेस्ट। ये तीन चीज़ें जो हैं वो, इन तीनों चीज़ों को हमारी जो टेम्पोरल लोब है वो कंट्रोल कर रही है। उसके बाद उससे अगला जो नाम आता है वो है ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल के वर्ड से ही हमें पता चलता है कि ये पीछे आने वाली चीज़ को कहते हैं, तो ये है पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, नंबर 4 पे आ गई हमारी ऑक्सीपिटल लोब। ये कहाँ पे है? हमारे पोस्टीरियर में, पोस्टीरियर ऑफ ब्रेन। ठीक है, ब्रेन के पिछले हिस्से में। अच्छा, इसकी मज़े की आपको एक बात बताती हूँ, और ये क्या है, ये हमारी वीएन से इसका ताल्लुक है। इसके बाद आपको बात बताती हूँ कि हम देखते हैं ना कि अगर हमारे सर के पिछले हिस्से पे कहीं चोट लगे, तो हम अक्सर ये बात नहीं कहते हो दिन में तारे नज़र आ गए, या हमारी आंखों के आगे ऐसे कुछ स्पार्कलिंग सी चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं। तो वो क्या रीज़न होती है कि हमारी जो ऑक्सीपिटल लोब है ना, हमारे पिछली साइड पे सर के पिछले हिस्से में वाक़ है। तो यहाँ पे अगर कोई चोट लगे या किसी भी किस्म का कोई झटका लगे या कोई ऐसी चीज़ हो, तो उससे हमारी जो है वो आंखों के आगे
डिफरेंट किस्म की सेंसेशंस और डिफरेंट किस्म के सेंसरी एक्सपीरियंसेस जो हैं वो, जिसको हम कहते हैं कि दिन में तारे नज़र आ गए, या आंखों के आगे जो है वो आंखें चुंधिया आ गई, या इस तरह से। तो ये वाली जो बातें इस्तेमाल की जाती, अल्फाज और इस्तेमाल किए जाते हैं, उसका मतलब ये है कि सर के पिछले हिस्से में ऑक्सीपिटल लोब है, जो कि हमारी विजन को कंट्रोल कर रही है। अच्छा, ब्रेन का जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये आप देख रहे हैं, सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है वो सेरिब्रम के पीछे है। इसको जैसे सेरिब्रम को बड़ा दिमाग कहा जाता है, इसको छोटा दिमाग कहा जाता है। तो यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, नंबर 2 पे आएगा सेरिबेलम। अच्छा, इसका एक मैं आपको याद रखने का एक तरीका बताऊँ। इसके अंदर हमें एक जो वर्ड नज़र आ रहा है ना, बेल। इस बेल को अगर आप जहन में रखें कि आपको, आप ये सोचें कि एक इंसान चल रहा है और उसने अपने सर के ऊपर बेल रखी हुई है। तो जब वो चलता है और उसने इस अंदाज में चलना है कि वो बेल उसके सर से गिरे ना, यानी वो उसने अपने बॉडी के अंदर एक ऐसा बैलेंस कायम रखना है कि बेल ना गिरे। तो उससे आपको ये याद रहेगा कि जो सेरिबेलम है, जो हमारा, इसका मेन फंक्शन जो है वो हमारी बॉडी के बैलेंस को बरकरार रखना है। तो बेल के वर्ड से आप जो है इसको याद रखें। और ये हमारी क्या करता है, इसके साथ साथ जो मसल मूवमेंट्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है। अगर इसके ऊपर कोई चोट लग जाए या कोई मसला हो जाए, तो इंसान का जो कंट्रोल है अपनी बॉडी के ऊपर से वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, और इसके साथ साथ ये पोस्चर को भी में बैलेंस के साथ साथ बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर दोनों चीज़ों को मेंटेन करता है, उसके साथ इसका ताल्लुक है। और तमाम जो ह्यूमन बीइंग्स की वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं, या किसी भी दूसरी स्पीशी की जो वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं, उसको भी यही कंट्रोल कर रहा है। तो ये इसके 3 मेन फंक्शंस हमें नज़र आते हैं। अच्छा, मसल कोऑर्डिनेशन जो है, उसको हम इस तरह से एक मिसाल के ज़रिए हम इसको देख सकते हैं कि अगर हम ये देखें कि सेरिबेलम का फंक्शन, सेरिबेलम जो है वो किस तरह से अपना फंक्शन सारा जाम दे रहा है। अच्छा, अब हम ये मिसाल में देखते हैं कि एक लड़का जो है वो देखता है कि कहीं पे दरख्त पे एक फ्रूट लगा हुआ है। ठीक है, उसने एक दरख्त के ऊपर एक फ्रूट लटकता हुआ देखा। अब यहाँ पे उसको इस चीज़ की समझ आ गई है, जब उसने देखा है अपना सेंसरी एक्सपीरियंस विजन के थ्रू, तो ब्रेन ने उसको इंटरप्रेट किया है कि हाँ ये एक फ्रूट है। उसने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया। उसके बाद अगला ये है कि वो क्या करेगा कि वो अब डिसाइड करेगा कि मैंने इसको लेना है। ये सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए जो है हमारी विजन के थ्रू ब्रेन तक ये मैसेज पहुँचा, और वहाँ पे उसने उसको इंटरप्रेट किया। अब जो लड़का है उसने ये डिसाइड किया है कि मैंने इस फ्रूट को हासिल करना है। तो अब ब्रेन क्या करेगा कि वो अपने जो उसका जो हैंड है उसको कमांड देगा कि तुमने ये फ्रूट जो है ब्रांच से तोड़ना है। और ये जो है वो मोटर न्यूरॉन या मोटर नर्व जो है वो ये कमांड लेके हाथ की तरफ जाएंगी, जो कि ब्रेन ने भेजा है। और हाथ जो है वो उस फ्रूट की तरफ जाएगा जो दरख्त से लटक रहा है, और उसको तोड़ लेगा। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है वो इस तरह से सेरिबेलम जो है उसको इन 5 स्टेप्स में सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को यूज़ करते हुए किस तरह से उसको कंप्लीट करता है, उस पूरे प्रोसेस को। पहले हमने देखा था ना शुरू में कि मेंटल प्रोसेस के जो फंक्शंस हैं वो उसके स्टेप्स हमने देखे थे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मसल मूवमेंट्स हैं वो किस तरह से कोऑर्डिनेट करती हैं, उसके लिए भी डिफरेंट हमने प्रोसेस देखे, जिसमें सेंसरी न्यूरॉन भी यूज़ हो रहे हैं और जिसमें मोटर न्यूरॉन्स भी यूज़ हो रहे हैं। इसके बाद सेरिब्रम और सेरिबेलम के बाद जो तीसरा हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट आता है ब्रेन का, जो कि आपके सिलेबस के अंदर लास्ट उन्होंने दिया हुआ है। वैसे तो ब्रेन के बहुत सारे जो हैं वो पार्ट्स हैं, लेकिन जितना आपके लिए इस वक्त ज़रूरी है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, उसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ये लास्ट पार्ट है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इसको हम, इसका एक और नाम इसको दिया जाता है ब्रेन स्टेम। स्टेम का मतलब होता है डंडी। ये मैं आपको इसकी लोकेशन भी दिखाती हूँ कि ये किस जगह पे। हमने देखा ना सेरिब्रम है, उसके ऊपर जो उसके पीछे जो है वो सेरिब्रम की हमने पहले सारी लोब्स देखी। ये देखें, ये सेरिबेलम है, और उसके बाद यहाँ नीचे ये जो जगह जा रही है ना, जहाँ पे हम ये स्पाइनल कॉर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे इस जगह पे जो है यहाँ करके मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो मौजूद है, जिसकी जो आगे से फिर जाके स्पाइनल कॉर्ड से मिलता है। तो इसको ब्रेन स्टेम, ये आपको ये छोटी सी डंडी की तरह नहीं नज़र आ रही है जो जहाँ से वो स्पाइनल कॉर्ड लिखा हुआ है, तो ये यहाँ इस जगह पे स्पाइनल कॉर्ड के शुरू के हिस्से में जो
पार्ट ब्रेन का मौजूद है, उसको मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। अच्छा, अब ये क्या है, ये मैकेनिकल जो फंक्शंस हैं ना, हमारे जो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हैं, ये उनको एग्जीक्यूट करता है। जो वो चीज़ें जो कि हम जिनका हमें खुद नहीं पता कि हमने उनको किस तरह से परफॉर्म करता है। इनकी मिसालें मैं अभी आपको बताती हूँ कि इनवॉलंटरी मिसालों में हमारा आ जाता है दिल का धड़कना, हमारा जो है वो पल्स का चलना, हमारी जो है डाइजेशन, और ये सारी चीज़ें जो हमारे जिस्म के अंदर जो हो रही हैं, वो सारी जो है हमारी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हैं, जिनको हमने खुद से कंट्रोल नहीं करना होता, बल्कि वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो रही हैं। वो कौन कौन सी हैं? रेस्पिरेशन, हम सांस ले रहे हैं, हम इसके लिए कोई कोशिश नहीं करते कि हम ऑक्सीजन अंदर लेकर जाएं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालें, ये ऑटोमेटिकली हमारा काम हो रहा है। दूसरा है ब्लड सर्कुलेशन, ये भी हमारा ब्लड जो है वो खुद बहुत, हमारा हार्ट जो है उसको पंप कर रहा है, हमें अपने हार्ट को कोई कमांड नहीं देनी पड़ती, ना हमें उसको बताना पड़ता है। फिर उसके बाद जो है वो मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो कि यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, कि हमारी जो जिस्म का दर्जा हरारत है उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुताबिक, अगर सर्दी है तो जिस्म को गर्म रखना है, गर्मी है तो जो है वो जिस्म को ठंडा करना है। अच्छा, इसके अलावा हमारे कुछ और इनवॉलंटरी जो एक्शंस हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। मिसाल के तौर पे स्वॉलोइंग, जब हम खाना खाते हैं तो खाने को निगलना जो है वो भी इसके ज़रिए जो है वो होता है। फिर हमारी अगर वॉमिटिंग है ना, हमें कोई चीज़ जो है तंग कर रही है और वो खुद बहुत बाहर निकल रही है, तो वो भी इसके ज़रिए हो रही है। फिर हमारी जो लाफिंग है, जो हम हंसते हैं, वो हमारी स्लीप, हमारी वेकनेस, ये सारी चीज़ें जो हैं मेडुला ओब्लोंगेटा के ज़रिए जो है वो हो रही हैं। अच्छा, अब इसको मेडुला ऑब्लोंगेटा को याद करने का भी एक मैं आपको बड़ा मज़े का इंपॉर्टेंट तरीका, जिस तरह से मैंने इसको याद किया था, इसके लिए आप ये याद कर लें कि जैसे ये मेडुला है ना, इससे मिलता जुलता लफ्ज़ है मेडल। जब आपको कोई भी मेडल पहनाया जाता है, कोई भी आपने कभी विक्ट्री की हो, कोई विन किया हो, कोई चीज़ को मेडल विन किया हो, तो उसको हम पहनते हैं अपने गले में, और ऊपर उसका स्ट्रैप होता है, और जो मेडल है वो हमारे दिल के आसपास कहीं आता है। तो उससे आप याद रख सकते हैं कि मेडुला जो है वो आपकी हार्ट बीट को और वो वाले फंक्शंस को जो कि इनवॉलंटरी है उनको कंट्रोल करता है, क्योंकि आपके दिल के पास आ रहा है, आपके फेफड़े हैं, आपके दिल है, रेस्पिरेशन से उसका ताल्लुक है, ब्लड सर्कुलेशन से उसका ताल्लुक है। तो इस तरह से इसको याद करना जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। मेडुला ऑब्लोंगेटा का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इसका फंक्शन है वो ये है कि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान जो मैसेजेस की ट्रांसमिशन है वो भी इसी के थ्रू होती है। अच्छा, और उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर मौजूद है वो है नर्व चेंज सेंटर्स, यानी मैंने आपको शुरू में अभी बताया कि जो लेफ़्ट हेमिस्फीयर है सेरिब्रम का, वो राइट बॉडी पार्ट को जो है वो कंट्रोल करता है, और राइट जो है वो लेफ़्ट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे जो ब्रेन स्टेम के अंदर ये वाले जो, या ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटर है, ये सेंटर्स यहाँ पे लोकेट करते हैं। यहाँ पे जो नर्व जो हैं वो बॉडी की राइट साइड से आ रही हैं, वो ब्रेन की लेफ़्ट साइड को चली जाती हैं, और जो बॉडी की लेफ़्ट साइड से आ रही हैं वो ब्रेन की राइट साइड को चली जाती हैं। और इस तरह से फिर जो राइट ब्रेन है वो बॉडी का लेफ़्ट पार्ट को कंट्रोल करता है, और जो लेफ़्ट साइड है ब्रेन की, वो बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करती है। तो ये फंक्शंस थे सारे जो मैंने आपको बताए मेडुला ऑब्लोंगेटा के। इसके बाद हमारा जो आगे है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, सीएनएस का हमारा जो दूसरा पार्ट है वो है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, ये देखें जैसे डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मैंने आपको इसको मार्क करके भी दिखाया है कि यहाँ पे हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा या ब्रेन स्टेम जो है, यहाँ उसके आगे से स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो रहा है, और ये हमारी पूरी बैकबोन के अंदर देखें एक्सटेंड कर रहा है, और ये हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है, हमारी जो डिस्क है वर्टिब्रा की, उसके अंदर ये मौजूद होता है। किसी भी एडल्ट के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ है वो 16 to 18 इंचज़ है, और ये सिंपल फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है, यानी उनको कंट्रोल करता है। ब्रेन हमने बात की ना कि हायर जो मेंटल फंक्शंस है उनको कंट्रोल करता है। अगर हम इसके फंक्शंस को देखें तो इसमें
सिंपल मेंटल प्रोसेसेस जो हैं वो उनको ये कंट्रोल कर रहा है। फिर ये क्या करता है, ब्रेन और मसल्स को आपस में मिलाता है। क्योंकि हमने देखा ना कि वहाँ एक इसका एक सिरा जो है वो ब्रेन के साथ मिल रहा है और दूसरा सिरा जो है वो उसका डिफरेंट किस्म के मसल्स की तरफ जा रहा है, बॉडी आर्गन्स की तरफ जा रहा है। तो सेंसरी न्यूरॉन जो है वो इसी के ज़रिए मैसेज जो है वो लेके ब्रेन तक जाते हैं और यही रिसीव करता है जो कमांड्स ब्रेन देता है और फिर आगे रेलिवेंट आर्गन्स तक पहुंचाता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट और मेन फंक्शन जो है वो रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। ये वो वाले एक्शंस हैं या वो वाले रिस्पॉन्सेज हैं जो कि अनइंटेंशनल होते हैं या इम्पल्सिव होते हैं, जिनके लिए हमें सोचने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि अगर ह्यूमन बीइंग उस देर में सोचने लगे तो उसके लिए नुकसान जो है वो ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे अगर उसको कोई गर्म चीज़ हाथ को लगती है तो इससे पहले के जो रेगुलर हमारे सेंसरी प्रोसेसेस हैं उसमें ये है कि फटाफट वो जो सेंसरी न्यूरॉन है उस मैसेज को लेके ब्रेन तक जाएगा और ब्रेन कमांड देगा कि हाथ गर्म है, इसको हटा लो। उतनी देर में हमारे हाथ को तकलीफ पहुंच सकती है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने ये मैकेनिज्म बनाया है कि वहाँ पे फिर जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको वो फिर अब कमांड लेता है और वो ब्रेन की जगह, जिसको हम सेकंड इन कमांड कहते हैं, वो ब्रेन की जगह अपने तौर पे ही जो है वो इसको एक मैसेज भेज देता है कि इमरजेंसी सिचुएशन है तो हाथ जो है वो अपना हटा लो। इसलिए हमने देखा कि इस किस्म की जो सिचुएशंस हैं उसमें तकलीफ बाद में होती है और जलन बाद में होती है, लेकिन हाथ हमने पहले हटा लिया होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है। अब रिफ्लेक्स एक्शन की अगर हम एग्जांपल देखें तो इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट है नी जर्क, कि अगर नी पे जर्क लगाया जाए तो आपने देखा एकदम हम अपना घुटना पीछे को खींचते हैं। या किसी सोए हुए आदमी के अंगूठे पे अगर हम सुई चुभोएं तो वो सोए सोए ही अपना जो है वो नीडल प्रिक के बाद अपना जो टो है उसको पीछे की तरफ खींचता है। अब ये देखें, ये डायग्राम के ज़रिए हम देखते हैं कि रिफ्लेक्स आर्क किस तरह काम करता है। अब ये देखें कि यहाँ पे एक जो हाथ है उसको गर्म कप लगा। यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन ने ये मैसेज लिया कि जो कप है वो गर्म है और ये जा रही थी ब्रेन की तरफ, ये देखें सारी। लेकिन रास्ते में ही जो स्पाइनल कॉर्ड था उसने कमांड ले ली और उसने कहा कि नहीं, उसने फौरी तौर पे जो है वो ब्रेन तक पहुँचने से पहले ही यहाँ देखें मोटर न्यूरॉन के ज़रिए उसने ये कमांड दी कि अपना हाथ जो है वो पीछे हटा लो क्योंकि तुम्हारा हाथ जल जाएगा। उसके बाद वहाँ और इस कमांड के बाद जो है वो पैगाम उतनी देर तक ब्रेन तक पहुंचा और वहाँ से फिर ब्रेन को पता चला कि अच्छा कोई गर्म चीज़ लगी है जिसकी वजह से तकलीफ़ का एहसास हो रहा है। तो ये जो सिंपल मेंटल प्रोसेस या रिफ्लेक्स एक्शंस हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए जो है वो किए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि इन चीज़ों के अंदर भी बेशक उसने कमांड दी हुई है लेकिन यहाँ पे भी ब्रेन जो है उसकी उसने अपनी अथॉरिटी जो है वो बरकरार रखी हुई है। और वो अथॉरिटी उसने किस तरह बरकरार रखी हुई है वो हमें इस एक मिसाल से बड़े अच्छे और क्लियर अंदाज में पता चलती है कि एक एक्रोबैट है और वो एक जो है वो करतब दिखा रहा है रोप पे चलने का। तो वहाँ पे वो देखा जाता है कि अगर उसकी जो रोप वॉकिंग में उसके पाँव पे कुछ चुभ गया है तो वो वहाँ पे अपना पाँव नहीं उठा सकता। उसका ब्रेन उसको ये मैसेज देता है कि तुम ये अपना पाँव नहीं उठा सकते क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जो ब्रेन है वो फिर स्पाइनल कार्ड के जो मैसेज है उसको इग्नोर करता है और अपने ऑर्डर जो है वो उसको बरकरार रखता है। तो ये था हमारा नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और उसके अंदर हमने पढ़ा कि किस तरह से उसके दो हिस्से हैं, ब्रेन और जो है वो स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, उसके बाद हमारा एक बहुत छोटा सा टॉपिक है कि किस तरह से हमारा जो ब्रेन है वो कंप्यूटर के साथ जो है उसको हम मैच कर सकते हैं और किस तरह से वो कंप्यूटर के साथ जो है वो काम करता है। लेकिन उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कवर करेंगे। ये वीडियो हमारी ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, तो होपफुली आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। ऐसा है तो इसको शेयर करें, इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।